आप सभी को स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 1 भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। भारतीय संविधान पाठगत प्रश्न जो पाठ के बीच बीच में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, मूलभूत कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। ये पेज नंबर 6 पर है। तो इसका उत्तर है, मूलभूत शब्द का अभिप्राय है मौलिक या आवश्यक। उदाहरण, यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? ये भी पेज नंबर 6 पर है। उत्तर है इसका, 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। यह है पेज नंबर 13 पे। उत्तर है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि। सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनावों के द्वारा बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, पेज नंबर 14 में मिलेगा ये। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? पहला है, यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, उसका सेकंड है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा है, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। इसका उत्तर है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चौथा है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो इसका है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये पेज नंबर 15 पर है। उत्तर है इसका, हमारे मूल कर्तव्य। पहला है, संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना। तीसरा है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना। चौथा है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। पांचवा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुविधा सुधार की भावना का विकास करना। चित्र आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। पेज नंबर 7 पर है ये। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसका उत्तर है, मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है। वे अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर सहपाठी को तंग करता है तथा शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा सजा दिलवाता है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। पहला है, कहा जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। कहा है, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। गा है, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। इसका उत्तर है, खा, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। और गा है, जब वह थाने में फ़ोन करके
पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? पेज नंबर 8 पर है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। उत्तर है इसका पहला, लड़कियां अल्पसंख्यक संख्या में हैं। दूसरा है, लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में जाता है। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते? पेज नंबर 9 पर है ये, इसको पढ़ सकते हैं आप पॉज करके। उत्तर है इसका, शबनम ने टीवी न देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर लिए। इन अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए और शबनम ने उन प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा। दूसरा है, मैं भी वही करता या करती जो शबनम ने किया। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। प्रश्न नंबर 1 है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? उत्तर है इसका, संविधान की जरूरत पहला है, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा है, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा है, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। तो 1990 का नेपाल का संविधान, भाग 7, कार्यपालिका, अनुच्छेद 35, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी। 2007 अंतरिम संविधान, भाग 5, कार्यपालिका, अनुच्छेद 37, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी मंत्रिपरिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? क्यों? उत्तर है इसका, नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता पहला है, 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित हैं, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी। दूसरा पॉइंट है, हाँ, नेपाल को नए संविधान की ज़रूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वह आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती है। प्रश्न नंबर 3 है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? उत्तर है, अगर शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो पहला है इसका, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते। दूसरा है, वे किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। तीसरा है, वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। पहला है का, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। उत्तर है इसका, महिला अल्पसंख्यक है, महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। खा है इसका,
एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। उत्तर है इसका बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। गा है इसका एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। उत्तर है इसका मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। घा है इसका 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं, तो इसका उत्तर है गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 5 है नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऐसा एक बॉक्स है, एक तरफ है मुख्य आयाम, एक तरफ है महत्व। तो संघवाद के सामने लिखेंगे हम संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा, इसके सामने लिखेंगे हम सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। तीसरा है मौलिक अधिकार, इसके सामने लिखेंगे हम मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट है संसदीय शासन पद्धति, इसके सामने लिखेंगे देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती है। पहला है का बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों के नाम हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। खा है इसका भूटान, तो भूटान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों के नाम हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। गा है इसका नेपाल, तो नेपाल की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।